नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आजकल हिंदू राष्ट्र की बहुत चर्चा हो रही है और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक रूप से तैयारियां भी की जा रही हैं। सरकार भी तैयारी कर रही है और पार्टी भी तैयारी कर रही है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए 2025 तक। और हिंदू राष्ट्र बनाने पर संविधान को हटा दिया जाएगा और उसकी जगह मनुस्मृति को लागू किया जाएगा। और उस मनुस्मृति पर आधारित संविधान को बना भी लिया गया है और उसे हरिद्वार के धर्म संसद में पेश भी किया गया था, जिसे भगवा संविधान नाम दिया गया है। तो सवाल उठता है कि इतनी सारी तैयारियां हो गई हैं और हमारा देश एक गृह युद्ध से छिड़ा हुआ है हिंदू राष्ट्र और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के लिए। इसके लिए हरिद्वार में कभी छत्तीसगढ़, कभी चित्रकूट, तमाम जगहों पर आंदोलन हो रहे हैं और उस आंदोलन में मार डालने, काट डालने की बात चल रही है, नरसंहार करने की बात चल रही है। भारत सरकार के नाक के नीचे दिल्ली में ही हिंदू युवा वाहिनी ने जिस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कस्में खाई हैं और मरने मारने की बात कही है, काट डालने की बात कही है, तो ऐसे में सवाल उठता है कि इन सांप्रदायिक गतिविधियों के पीछे, इन हिंदू राष्ट्र बनाने वाले आतंकियों, सांप्रदायिक तत्वों के पीछे कौन सी ऐसी ताकत है जहां से इन्हें ऊर्जा मिल रही है। जाहिर है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, भारतीय जनता पार्टी है और भी जितने बजरंग दल, हिंदू महासभा वगैरह वगैरह जितने भी इनके संगठन हैं, सब इनके साथ हैं। और सौभाग्य से कहें या दुर्भाग्य से कहें, इन्हीं की सरकार भी है। ऐसे में अभी तो ये एक माहौल तैयार कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और संविधान को हटा करके मनुस्मृति को लागू करने के लिए। लेकिन जिस समय ये अमली जामा पहनाएंगे पूरी ताकत के साथ, पूरी योजना के साथ, क्या उस समय देश की धर्मनिरपेक्ष शक्तियां उन्हें रोक पाएंगी? क्या उस समय भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने से कोई रोक पाएगा? जाहिर है कि ये सब ऐसे प्रश्न हैं जिस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। तो साथियों, आज हम आपको बताना चाहेंगे कि मनुस्मृति में ऐसी क्या चीजें हैं जो कि देश के लिए खतरा हो सकती हैं और भारत को या बहुसंख्यक समाज को गुलामी की ओर झोंक सकती हैं। इसमें कौन कौन सी बुराइयां हैं जिसके तहत पहले हमारा समाज मनुस्मृति के संविधान के अनुसार चलता था और वे बुराइयां समाज में हावी थी, और उन बुराइयों को कैसे दूर किया गया और किसने दूर किया और कब दूर किया, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, मनुस्मृति के बारे में कहा जाता है कि इसे मनु ने बनाया था और ब्राह्मणों के लिए बनाया था, ब्राह्मणों के शासन के लिए बनाया था, ब्राह्मणों के वर्चस्व के लिए बनाया था, और ये बात सही भी है। और सदियों तक इसे लागू किया गया। कितने 100 साल तक ये तो नहीं कहा जा सकता, इसका कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन कम से कम 2000 साल तो हो ही चुके होंगे। हमें लगता है कि ये गुप्त काल में बनाई गई होगी और गुप्त काल में ही हिंदूवादी शक्तियां सिर उठाई थी वहीं से, और उसके बाद से ही जितने भी ग्रंथ, जितने धर्म ग्रंथ हिंदू धर्म के हैं, यहां तक कि वेद भी उसी समय बनाए गए थे। क्योंकि वेदों में चर्चा है कि बौद्ध धर्म की, बौद्ध विहारों की, तथागत बुद्ध की, और इन्हें एक दुश्मन के रूप में पेश किया गया है। तो निश्चित रूप से मौर्य काल के बाद गुप्त काल में, जब या शुंग काल में, शुंग काल से लेकर के गुप्त काल तक इन धार्मिक ग्रंथों की रचना की गई थी।
और उसी समय बौद्ध धर्म को दबाने के लिए, उसका पतन करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए मनुस्मृति जैसे संविधान की रचना हुई थी। तो मनुस्मृति में ऐसा क्या था और ऐसी क्या बुराइयां थी? मनुस्मृति में आप समझ लीजिए कि सबसे पहले तो यह था कि शूद्र धन नहीं रख सकते हैं, उनकी कोई चल अचल संपत्ति नहीं हो सकती है, और अगर उनके पास चल अचल संपत्ति होती है तो राजा का काम है या ब्राह्मण का काम है कि उनकी संपत्ति को छीन लिया जाए। तो इस पर अंग्रेजों ने रोक लगाया था कि देश के सभी वर्ग के लोग धन कमा सकते हैं, धन संचित कर सकते हैं और धन को रख सकते हैं। इसलिए अंग्रेजों ने मनुस्मृति के खिलाफ 1795 में एक अधिनियम जारी किया, जिसे कि अधिनियम 11 एक्ट 11 कहा जाता है। और इसमें जो है शूद्रों को, बहुजन समाज के लोगों को संपत्ति अर्जित करने, संपत्ति को रखने का अधिकार दिया गया था और इसका पुरजोर विरोध किया था मनुवादी शक्तियों ने। मनुस्मृति के विरुद्ध सन 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेगुलेटिंग एक्ट पास किया था, जिसमें न्याय व्यवस्था समानता के सिद्धांत पर आधारित की गई योजना थी। 6 मई 1775 को इसी कानून द्वारा बंगाल के सामंत ब्राह्मण नंद कुमार देव को फांसी दी गई थी, क्योंकि उसने इसका पुरजोर विरोध किया था। अंग्रेजों ने जो कदम उठाया वो बड़ी मजबूती के साथ उठाया, जिसने विरोध किया उसको खत्म भी कर दिया। इसीलिए अंग्रेजों से ये डरते रहे और अंततः अंग्रेजों की गुलामी करते रहे ब्राह्मणवादी लोग। सावरकर ने कितनी बार माफीनामा लिखा है ये आपको पता होगा। और ये हमेशा अंग्रेजों के गुलाम बने रहे, क्योंकि अंग्रेज ऐसी शक्ति थी जो इन्हें कुचलने का काम करती थी। इनके मनुस्मृति को, इनके धार्मिक ग्रंथों को, इनकी परंपराओं को, इनकी कुप्रथाओं को, गलत रीति रिवाजों का अंग्रेजों ने जम करके विरोध किया और उन्हें खत्म किया। इसी तरह से 1804 के अधिनियम 3 के अनुसार अंग्रेजों ने कन्या हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। पहले जो कन्या पैदा होती थी, लड़कियां पैदा होती थी, उन्हें मार दिया जाता था, लड़कों को नहीं मारा जाता था, लड़कियों को मारा जाता था। क्यों मारा जाता था? क्योंकि लड़कियों को रखने पर, उनको पालन पोषण करने पर और उनकी शादी करने पर, उनका दहेज इकट्ठा करने पर बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ता था परिवारों को। हर समाज में ऐसा होता था, खास करके ब्राह्मण समाज में और क्षत्रिय और ठाकुर समाज में लड़कियों को मार दिया जाता था। तो इसके खिलाफ अंग्रेजों ने 1804 में कानून बनाया। अधिनियम 3 के अंतर्गत पैदा होने वाली किसी भी लड़की को नहीं मारा जाएगा। गड्ढा खोद करके उसमें दूध डालते थे, उसके बाद उसी में लड़की को दफना करके और गड्ढा भर देते थे। मनुस्मृति के खिलाफ अंग्रेजों ने 1813 में भी दास प्रथा को अंत करने का कानून बनाया। नौकर के रूप में, गुलाम के रूप में, दास के रूप में रखा जाता था। उन्हें जीने मात्र के लिए मजदूरी दी जाती थी, जिससे उनका परिवार चल सके। ऐसा सब जितनी सवर्ण जातियां थी, सवर्ण जातियों में बस 3 ही हैं, ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, क्षत्रिय हैं, जो ऊपर से 3 बने हुए हैं इनके वर्ण व्यवस्था के हिसाब से। और चौथे वर्ण में शूद्र आते हैं। शूद्र में अति शूद्र, शूद्र, बहुत तरह के शूद्र होते हैं, बनाया गया था। और इन्हीं शूद्रों को गुलाम या दास बनाया जाता था। आज के समय में नौकर कहा जाता है। तो एक तरह से आज भी दास प्रथा जिंदा है, आज भी नौकर रखने की प्रथा जिंदा है, जो कि अमानवीय होने के बावजूद भी एक तरह से जरूरी भी है,
लेकिन पहले जैसा शोषण आज के समय में नहीं हो रहा है और न होने पाएगा। और उसी शोषण को फिर से दोबारा लागू करने के लिए मनुस्मृति को बनाया जा रहा है, फिर से संविधान का दर्जा दिया जा रहा है। और इसके लिए ब्राह्मणवादी शक्तियां, दक्षिणपंथी शक्तियां, आरएसएस जैसे संगठन कुछ तो खुल्लम खुल्ला काम कर रहे हैं, मार डालने काट डालने की बात कर रहे हैं, और कुछ अंदर ही अंदर तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरह से दास प्रथा के खिलाफ अंग्रेजों ने सबसे पहले आवाज उठाई थी और दास प्रथा को बिल्कुल खत्म कर दिया 1813 में। मनुस्मृति के विरुद्ध सन 1817 में अंग्रेजों ने समान नागरिक संहिता कानून बनाया। पूरे देश में एक समान संहिता होगी, एक समान पहनावा होगा और एक समान सब कुछ होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। और इसके खिलाफ भी ब्राह्मणों ने आवाज उठाई थी और उनकी आवाज को अंग्रेजों ने कुचल दिया था। पहले के समय में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को सजा देने, अगर वो कोई गलत काम करते हैं, अगर वो कोई अपराध करते हैं, तो सजा देने का कोई प्रावधान नहीं था। सिर्फ शूद्रों को सजा देने का प्रावधान था, और ऐसी सजा जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर वेद सुन ले तो उसके कानों में पिघला शीशा, और अगर वेद मंत्र का उच्चारण करे तो उसकी जीभ काट ली जाए। ऐसी तमाम से दंड के प्रावधान थे ब्राह्मणवादी समाज में, जिसे कि झेलना पड़ता था। बहुजन समाज के लोगों को, शूद्रों को, उनके अत्याचार को, उनके अन्याय को बर्दाश्त करना पड़ा था। लेकिन ऐसे अन्यायों पर, ऐसे अत्याचारों पर अंग्रेजों ने अंकुश लगाया और उसके अच्छे परिणाम भी आए। उसी समय से डर गए पंडित जी लोग अंग्रेजों से, और उनकी हमेशा गुलामी किया। आजादी की लड़ाई में इनका कोई योगदान नहीं रहा। ये तो चाहते थे कि भारत अंग्रेजों से के अधीन बना रहे, गुलाम बना रहे। इसीलिए इन्होंने कोई प्रयास भी नहीं किया। कितने मारे गए हैं ब्राह्मण सैनिक, इंडिया गेट पर जाकर के देखिए, वहां हजारों लोग हैं जिनका नाम लिखा गया है उस पर। एक भी ब्राह्मण, एक भी आरएसएस के कार्यकर्ता या उस समय के एक भी ब्राह्मण सैनिक का नाम नहीं मिलेगा आपको। मुसलमानों के सबसे ज्यादा हैं, जिसे ये राष्ट्रद्रोही कहते हैं। उन मुसलमानों के नाम इंडिया गेट पर सबसे ज्यादा हैं। बाकी हर समाज के लोगों के नाम हैं, राजपूतों के भी नाम हैं, कुछ वैश्यों के भी नाम हैं, लेकिन ब्राह्मणों का एक भी नाम नहीं है कि इन्होंने राष्ट्र की आजादी में कोई योगदान दिया हो और कोई बलिदान दिया हो। तो इसी तरह से 1819 में के अधिनियम लाया गया था, जिसमें शादी होने के पहले अगर किसी बहुजन समाज के लोगों में, शूद्रों में शादी होती थी, तो जो बहू आती थी उसे सबसे पहले ब्राह्मणों को सौंप दिया जाता था। कम से कम 3 दिन तक के लिए उनके साथ बहू को सोना पड़ता था, इसलिए कि उसका शुद्धिकरण करते थे। शुद्धिकरण करने के लिए दूसरे की बहू बेटियों के साथ बलात्कार किया जाता था। तो इस बलात्कार को रोकने के लिए, और ये सब मनुस्मृति में लिखा हुआ है और उसको वो अंजाम दे रहे थे, उसको रोकने के लिए अंग्रेजों ने कानून बनाया और 1819 में इसे खत्म किया। उसके बाद से ब्राह्मणों की या उच्च जातियों की हिम्मत नहीं पड़ी कि वे किसी की शादी होने के बाद उनकी बहू बेटी को अपने घर लाएं और उसका शुद्धिकरण करें, उसके साथ बलात्कार करें। अमानवीयता की हद कर दिया था ब्राह्मणों ने, सवर्णों ने अंग्रेजों के काल तक, शुरू से लेकर के मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद से लेकर के अंग्रेजों के काल तक इन्होंने इतनी घिनौनी परंपराएं चलाई, इतनी घटिया परंपराएं चलाई जिसे सोच करके रोंगटे खड़े हो जाते। जिन लोगों ने इस यथार्थ को भोगा होगा, जिनके साथ ये अत्याचार किया होगा, वो बेचारे कितने पीड़ित रहे होंगे, कितने डरे, सहमे, कुचले, लाचार, बेबस रहे होंगे।
इसी तरह से 1830 में अंग्रेजों ने नर बलि प्रथा को खत्म किया। नर बलि, देवी देवता को खुश करने के लिए मनुष्यों को काट करके, उनके सिर को काट के उनके ऊपर चढ़ा दिया जाता था, चाहे बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो। लेकिन वो ब्राह्मण समाज का या क्षत्रिय समाज का या वैश्य समाज का नहीं होगा, शूद्र होगा, और शूद्रों को ये बलि देते थे। ये है मनुस्मृति, और इसको जो है अंग्रेजों ने खत्म किया कानून बना करके 1819 में, 1830 में। 1833 में के अधिनियम 87 यानी 87 के द्वारा सरकारी सेवा में भेदभाव को रोकने के लिए अंग्रेजों ने कोशिश किया। सरकारी सेवा में राजे रजवाड़ों के यहाँ जो सामंती प्रथा थी, उनकी सरकारी सेवाओं में सबको सरकार माना जाता था, जितने राजे रजवाड़े सामंत थे। जो भेदभाव होता था उसके खिलाफ अंग्रेजों ने कानून बनाया। इसी तरह से अंग्रेजों ने 1834 ईस्वी में भारतीय विधि आयोग का गठन किया, जिसमें जाति, वर्ण, धर्म का भेद किए बिना हर आदमी को कानून के अनुसार चलने और कानून मानने, कानून लागू करने और कानून को व्यवसाय बनाने, मतलब वकालत का अधिकार सबको दिया। 1835 में गंगा पुत्र प्रथा को खत्म किया अंग्रेजों ने। ये गंगा पुत्र प्रथा क्या थी? बहुजन समाज के 85% लोगों के परिवार में जब कोई बच्चा पैदा होता था, लड़का पैदा होता था, पहला बच्चा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो उसे गंगा में फेंकना पड़ता था। तो गंगा दान प्रथा रखा गया था इसका नाम, मतलब गंगा को दान करना पड़ता था बच्चा पैदा हो। मानवीयता अमानवीयता की कितनी हद इन ब्राह्मणों ने किया था, इन्हीं चीजों से अनुमान लगाया जा सकता है। और ये जो मनुस्मृति है, ये कितनी घटिया, नीच और गलत सोच पर आधारित है। ये सब चीजें वहीं से निकल करके आई हैं और इसको ब्राह्मण लोग अंजाम देते थे। मतलब अगर बहुजन समाज का, ओबीसी, एससी, एसटी का के समाज में के घर में कोई बच्चा पैदा हो तो उसको ये गंगा में फेंकवा देंगे, और नहीं फेंकेगा तो उसे काट डालेंगे, मार डालेंगे, नरसंहार कर देंगे। 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले ने नई शिक्षा नीति लागू किया था, जिसमें अंग्रेजी भाषा में उच्च शिक्षा को भारतीयों के लिए खोला था। और मैकाले की शिक्षा नीति में कोई भेदभाव नहीं था। ऊंच जाति के, नीच जाति के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबको पढ़ने का अधिकार दिया गया था। इसके पहले सबको पढ़ने का अधिकार नहीं था, सिर्फ 3 वर्णों को पढ़ने का अधिकार था, ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को और ठाकुरों को। बहुत बड़ी क्रांति थी, शैक्षिक क्रांति कही जाएगी, मैकाले ने किया था। तभी हम लोग पढ़ पाए हैं, तभी हमारी आंखें खुली हैं, और तभी हम समाज के खिलाफ और ब्राह्मणवाद के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, और एक दिन ब्राह्मणवाद को रसातल में धंसा देंगे। कोई भी आदमी जो संवेदनशील होगा वो ब्राह्मणवाद का और मनुस्मृति का समर्थन नहीं करेगा और न हिंदू राष्ट्र का समर्थन करेगा। 1835 में अंग्रेजों ने कानून बना करके शूद्रों को कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया था। इसी तरह से देवदासी प्रथा को पर भी रोक लगाया था। मंदिरों में वेश्या रखी जाती थी, औरतों को रखा जाता था और कहा जाता था कि ये देवदासी हैं, और उनके साथ बलात्कार किया जाता था, उनके साथ अत्याचार किया जाता था, उनका यौन शोषण किया जाता था। बलात्कार तो हर जगह होता है समाज में, समाज है तो अपराध तो होगा ही, लेकिन ये अपने भगवान के सामने करते थे। जिसको ये भगवान मानते हैं, उसके सामने करते थे, मूर्ति के सामने करते थे बलात्कार। और उसको ये देवदासी प्रथा की भगवान की सेवा करने के लिए दासियां रखी गई।
तो इस देवदासी प्रथा का अंग्रेजों ने विरोध किया और इसको खत्म किया था। 1837 में ठगी प्रथा का, बहुत बड़े ठग थे ब्राह्मण, लोगों को लूटते थे, इनकी प्रथा का, ठगी प्रथा को खत्म किया। और 1849 में अंग्रेजों ने कलकत्ता में एक पहली बार बालिका विद्यालय को स्थापित किया जिसका नाम था J.E.D. बेटन स्कूल। 1857 में अंग्रेजों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर के 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में खोले। 1902 में विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ था उच्च शिक्षा के लिए। उच्च शिक्षा का, ये तो निम्न शिक्षा भी नहीं देना चाहते थे शूद्रों को, लेकिन अंग्रेजों ने उनके लिए उच्च शिक्षा का द्वार खोला था। 1863 ईस्वी में अंग्रेजों ने कानून बनाकर के चरक पूजा पर रोक लगाई थी। आलीशान भवन, पुल या कुआं निर्माण होने के बाद वहां पर जिंदा आदमी उसमें चिनवा दिए जाते थे। कोई बिल्डिंग बन रही है तो उसके अंदर शूद्रों को चिनवा दिया जाता था, सीमेंट के पीछे और ईंट के पीछे। इस प्रथा को खत्म किया। 1867 में बहुविवाह प्रथा को खत्म किया। एक से नहीं पेट भरता था, एक पत्नी से तो कई कई पत्नियां रखते थे और उसे कानूनी रूप से दर्जा दिया गया था। दशरथ जो राम का बाप था, हरामजादा, उसने भी 3-3 शादियां कर रखी थी। तो अंग्रेजों ने इस प्रथा को खत्म किया था, बहुविवाह प्रथा को। 1872 में अंग्रेजों ने मैरिज एक्ट के द्वारा 14 वर्ष से कम की आयु की लड़की की शादी होने से रोक लगाया और 18 वर्ष से कम के लड़के की शादी होने के लिए रोक लगाया। उसके पहले बचपन में ही शादी कर देते थे, बच्चों को पता ही नहीं चल पाया, उनकी शादी हो जाती थी, सुहागरात हो जाता था। तो अंग्रेजों ने इसे घटा करके 14 और 18 साल किया। 14 साल लड़कियों की शादी, 18 साल में लड़कों की शादी। इतनी उम्र कम से कम होनी चाहिए। इस तरह से अंग्रेजों ने महार रेजिमेंट का विस्तार किया था, जिसमें कि ऊंची जात के लोग नहीं आए, नीची जात के लोग उस महार रेजिमेंट में हो। और चमार रेजिमेंट का भी गठन किया था ताकि सेना में महार और चमार और नीची जातियों के लोग आए और वे देश की और राष्ट्र की सेवा कर सके। इसी तरह से अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी प्रथा का खात्मा किया था, जिसमें किसानों के और सामंतों के बीच में जो बिचौलिए थे उनको खत्म किया था। तो बहुत बड़ा योगदान था अंग्रेजों का हमारे भारत देश को प्रगतिशील बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए और खास करके इन ब्राह्मणवादी शक्तियों को नष्ट नाबूद करने के लिए। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को